बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये तीसरे वीडियो है। मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आप लोगों के लिए एक जस्ट लाइक मॉडल टेस्ट लेकर आया हूँ और इस मॉडल टेस्ट की तीसरी वीडियो बनती है। क्लियर। सो और जो मैं आप लोगों को ये पहले ही से बता चुका हूँ कि अक्सर स्टूडेंट्स में जो खामी होती है, खामी क्या होती है कि वो ऑप्शन छोड़ जाते हैं। सो मैं उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर लेक्चर नंबर 2 में हम ये मतलब क्लियर कर चुके थे कि मास ऑफ वन मोल मालिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज। सो इस तरह के मुख्तलिफ क्वेश्चन आ सकते हैं। क्लियर, मुख्तलिफ क्वेश्चन इसी के हवाले से आ सकते हैं। अगर आप हमारी लेक्चर नंबर 2, जो कि वो भी क्या थी, मॉडल टेस्ट की लेक्चर नंबर 2 थी, अगर वो आप लोग नहीं समझ चुके हैं, मतलब आप उसमें एक क्वेश्चन नहीं समझ चुके हैं, तो इसके हवाले से मैं एक और क्वेश्चन लिख सकता हूँ आप लोगों के लिए। देखिए, मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने पेश करता हूँ। देखिए, यहाँ पर मैं एक मॉलिक्यूल लिखता हूँ। सपोज मैं छोटा सा मॉलिक्यूल लिखता हूँ। वो मॉलिक्यूल कौन सा? वो ऑक्सीजन के मुतालिक पूछते हैं। क्लियर, किस चीज़ के मुतालिक वो पूछते हैं? ऑक्सीजन के मुतालिक वो पूछते हैं। सपोज मैं यहाँ पर Cl2 लिखता हूँ, H2 लिख सकते हो, जो भी मॉलिक्यूल हो, एक तरह का कोई मॉलिक्यूल हो। सो वो आपसे पूछते हैं, ये यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? यहाँ पर क्वेश्चन ये है, what will be the mass of what will be the mass of one molecule of Cl2। देखिए, वो एक कंपाउंड, एक मॉलिक्यूल के मास के मुतालिक पूछ रहे हैं। यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट सस्पेंस में आ जाते हैं कि यार, एक मॉलिक्यूल और एक मोल में क्या फ़र्क है। एक मोल का मतलब होता है, एक मोल का मतलब होता है 6.023 10⁻⁻23 एटम्स, मॉलिक्यूल्स या एटम्स या फिर आयंस। क्लियर। एक मॉलिक्यूल का क्या मतलब होता है? एक मॉलिक्यूल का मतलब होता है कि एक मोल का मतलब होता है कि 6.023 10⁻23 पार्टिकल्स। पार्टिकल्स का मतलब आयंस हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, फार्मूला यूनिट हो सकते हैं। क्लियर। लेकिन यहाँ पर वो क्वेश्चन कुछ यूँ है कि देखें, एक मॉलिक्यूल का मास कितना होगा। क्लियर। सो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देखें, मैं छोटी सी ट्रिक देता हूँ। देखें, एक मॉलिक्यूल का मास कितना होता है, वो यहाँ से देखें। एक क्लोरीन का मास कितना होता है? 35.5 होता है, 35.5 होता है। तो यहाँ पर दो क्लोरीन इस्तेमाल हुए हैं, तो दो से मल्टीप्लाई करें। दो दुने दो, पाँच, दो पाँच 10। क्लियर। दो दो पाँच 10 जमा एक 11 और दो तीन 6 जमा एक 7। क्लियर। सो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक Cl2 का मास कितना होता है, सॉरी, एक मोल Cl2 का मास कितना होता है? 71 ग्राम। एक मोल Cl2 का मास कितना होता है? 71 ग्राम। देखें, अगर मेरे अल्फाज में कुछ खताई आ चुकी हो तो मैं फिर से रिवाइज करता हूँ कि देखें, एक मोल Cl2 का मास कितना होता है? 2 इंटू दो, ये दो है। और एक क्लोरीन का मास, एक मोल क्लोरीन का मास, क्लोरीन गैस नहीं, सिंपल क्लोरीन एटम का मास, यहाँ पर दो क्लोरीन के एटम है, तो 2 इंटू 35.5, एक वन मोल क्लोरीन का मास इतना होता है, तो वन मोल क्लोरीन गैस का मास 2 इंटू इतना होगा। आसान है। अच्छा, सो आगे चलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक मोल क्लोरीन का मास 71 है। क्लियर है? कितना है? 71 ग्राम। दो पाँच 10, दो पाँच 10 जमा 11, दो तीन 6 जमा एक 7, 71 ग्राम है। सो वो आपसे पूछते हैं कि एक क्लोरीन का मास, एक क्लोरीन एट मॉलिक्यूल का मास कितना होगा। ये तो असल में एक मोल का बता रहे हैं, एक मोल का कितना है? इतना, ये एक मोल का है। लेकिन एक मॉलिक्यूल का कितना होगा? एक मॉलिक्यूल Cl2 का कितना होगा? समझ समझ गए? देखिए, एक मोल का मतलब होता है 6.023 10⁻23। Cl2 का मास इतना होता है, तो वन Cl2 का मास कितना होगा? ओनली वन गैस के पार्टिकल के मुतालिक। क्लियर। अगर आप लोग इसमें फ़र्क नहीं समझते तो इस चैनल पर मेरे और भी वीडियोस मौजूद हैं। आप लेक्चर नंबर और स्टाइक्योमेट्री की इस तरह आप सर्च कर सकते हैं, स्टाइक्योमेट्री। क्लियर। लर्निंग ग्रुप RF। क्लियर, स्टाइक्योमेट्री लिख लें, फिर लर्निंग ग्रुप RF लिख लें,
तो इसके मुतालिक आप तमाम वीडियो हमारी देख सकते हैं। तरतीब से मैं लेक्चर 1 2 इस तरह लिख चुका हूँ। सो एक मोल क्लोरीन का मास इतना होता है। इसका क्या मतलब होता है मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ कि एक मोल क्लोरीन का मतलब होता है 6.023 10⁻23 Cl2। 1 मोल Cl2 का मतलब होता है 6.023 10⁻23 Cl2 का जो मास होता है वो इतना होता है। क्लियर? 71 ग्राम। अच्छा, वो आपसे पूछ रहे हैं कि तो ये तो 6.023 के मुतालिक आप बता रहे हैं, लेकिन 1 Cl2 का कितना होगा? क्लियर? 1 Cl2 के मुतालिक वो पूछते हैं। अच्छा, तो आप लोगों को तरीका याद होगा 6 7 8 का। देखिए मैं इस तरह सिंपल लिख सकता हूँ, देखिए तरतीब से मैं लिखता हूँ। देखिए इसकी बजाय मैं शॉर्टकट, देखिए पेपर में इस तरह हो सकता है, इसकी बजाय मैं शॉर्टकट क्या ये लिख सकता हूँ, इसे एवोगाड्रो नंबर जाहिर की जाती हैं, रेशियो। इसकी जगह मैं 1 लिखता हूँ, इसकी जगह मैं 71 लिखता हूँ, और x तो वही x है। क्लियर? सो ये हमारे हो गई एक्सट्रीम और ये हमारे हो गई मीन। सो Na मल्टीप्लाइड बाई x इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाई 71 and divide both side by Na। clear? So Na और Na cancel, x is equal to, इसको भी 6.023 10⁻23 से डिवाइड करें, यही Na है, इसको Na से डिवाइड किया और इस साइड को Na से डिवाइड किया। सो अब मेरे पास चूंकि कैलकुलेटर नहीं है, आप इस तरह कर लें कि 1 को 71 के साथ मल्टीप्लाई करें, मतलब 71 को आप 6.023 10⁻³ इससे 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, जो आंसर आ जाए उसे यहाँ पर लिखे, और इसे मैं ऊपर उठाता हूँ, ये 10⁻23 आ जाएगा। सो इसी के ज़रिए से आप एक मालिक्यूल का मास मालूम कर सकते हैं। मैं अदर एग्जांपल दे सकता हूँ। देखें सपोज वो SO2, वो आपसे कह चुके होंगे कि सपोज 1 मालिक्यूल ऑफ SO2 का मास कितना होगा, 1 मालिक्यूल ऑफ CO2 का मास। तो आपका आंसर किस तरह होगा कि देखें, एक 1 मोल ऑफ CO2 हैव अ मास, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, 32 इसका है, और इसके साथ सल्फर का जमा कर लो, यहाँ पर लिख लें, तो 1 का कितना होगा। इसी तरीके से हूबहू यही तरीका आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? सो ये खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो ऑलरेडी स्टोइकियोमेट्री पढ़ चुके हैं और जो टेस्ट की तैयारी में हैं या फिर कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, कमीशन KPPSC या FPPSC PPSC की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इंतहाई इम्पोर्टेंट है। क्लियर? जो जिसकी नाउ एडमिशन हो चुकी है वो शायद ये नहीं जानते, क्योंकि जो मतलब ये कैलकुलेशन जानते हैं उसके लिए ईजी है। अच्छा, नेक्स्ट हम जाते हैं, क्वेश्चन क्या था? अच्छा ठीक। अच्छा देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ एटम इन 64 ग्राम्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। क्लियर? नंबर ऑफ एटम्स इन 64 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। क्लियर? ये मेरे लेक्चर नंबर 2 में आप देख सकते हैं। इसके बाद वो कहते हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर सेपरेट डिफरेंट आइसोटोप आयन ऑन द बेसिस ऑफ। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, कहते हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर सेपरेट डिफरेंट आइसोटोप्स, नाम से भी जाहिर है मास। अच्छा, ये मास स्पेक्ट्रोमीटर में डिफरेंट आयन्स जुदा किए जा सकते हैं, किस बुनियाद पर? मास टू चार्ज रेशो, चार्ज टू मास रेशो नहीं, बल्कि मास टू चार्ज रेशो की बुनियाद पर उनको जुदा किया जाता है। देखिए आप इंशाल्लाह हायर लेवल पर पढ़ेंगे मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसमें देखिए इस तरह की एक देखिए लाइन होता है। क्लियर? इस तरह प्रोसेस कुछ यूँ होता है कि आप एक सैंपल लेते हैं। देखिए आप क्या लेते हैं? सैंपल, एक मिक्सचर है या फिर सैंपल है, मतलब जो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड आप लेते हैं। क्लियर? तो फिर इस तरह किया जाता है कि उनको मतलब हाई इलेक्ट्रिक फील्ड या हाई रेडिएशन की वजह से उनको आयोनाइज किया जाता है। क्या किया जाता है? आयोनाइज किया जाता है। आयोनाइजेशन के बाद क्या किया जाता है? वो
स्पेक्ट्रोमीटर एक मशीन होता है जो स्पेक्ट्रम बनाता है। स्पेक्ट्रम क्या होता है, बैंड्स देते हैं कि यार यहाँ पर इस टाइप के आयंस देखिए, जब हम एक मॉलिक्यूल को हम डिग्रेड करते हैं, उनको एनालाइज करते हैं, उनके टुकड़े बनाते हैं, उनके आयंस बना लेते हैं, तो वो इस मिक्सर में रहेंगे। क्लियर। सो इससे जब रेडिएशन स्पेक्ट्रोमीटर में हम मतलब उसे डाल लेते हैं, तो उससे हम रेडिएशन पास करते हैं। क्लियर। सो हर किस्म की जो आयंस होते हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स की रेडिएशन क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सो ये 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 लाइन जो आपको दिखाई दे रही है ऊपर की तरफ एबंडेंस शो कर रही हैं। क्या कर रही हैं, एबंडेंस। ऊपर एबंडेंस शो करती हैं और इस तरफ क्या शो करती हैं, मास टू चार्ज रेशो। क्लियर। जिसकी मास सबसे मतलब जिस टुकड़े या जिस आयन का मास सबसे कम होता है वो यहाँ पर, फिर तरतीब से इस तरह वो बनते जाते हैं। क्लियर, देखें इस तरह। अच्छा, इसके बाद ये जो हमने इसके आयंस बना लिए, क्लियर, वो मतलब इस तरफ तो हॉरिजॉन्टली तो आते हैं, मतलब एक आयन यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर, तीसरा, ये उसकी मास टू चार्ज रेशो की बुनियाद पर अरेंज होते हैं। और जो ऊपर पीक की देखिए मुख्तलिफ पीक्स होते हैं, कोई पीक छोटा हो इतना होता है, फिर एक और इतना होता है, दूसरा इतना, तीसरा, इसकी कोई तरतीब नहीं होती। क्लियर। अच्छा, जो सबसे ऊंचा देखिए, ये असल में उनके अबंडेंस शो करती हैं। क्या शो करती है, अबंडेंस, कि आपने जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड के टुकड़े बना लिए उनमें कौन सा टुकड़ा इंतहाई स्टेबल है, कौन सा आयन इंतहाई स्टेबल है। तो जो सबसे ऊंचा मतलब पीक होगा, उसका मतलब ये होगा कि ये वाला टुकड़ा जिसका मास टू चार्ज रेशो इतनी है वो स्टेबल है। तो मतलब ये है कि यहाँ पर मास स्पेक्ट्रोमीट्री में दो किस्म की चीज़ डिस्कस होती हैं, मास टू चार्ज रेशो एंड एबंडेंस। तो देखते हैं वो क्या कहते हैं। कहते हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर सेपरेट डिफरेंट आइसोटोप्स आयन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर वन, मास नहीं कह सकते। क्लियर, मास टू चार्ज है, चार्ज की बुनियाद पर नहीं। मास टू चार्ज, चार्ज टू मास रेशो है, नहीं, मास टू चार्ज रेशो। क्लियर। अच्छा, इसके बाद अच्छा, ये मिलता जुलता लफ्ज़ है, चार्ज टू मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ईयर वाले। अच्छा, द हाइट ऑफ पीक इन मास स्पेक्ट्रोग्राफ गिव्स, क्या, द हाइट ऑफ पीक इन मास स्पेक्ट्रोमीटर में आप लोगों से पहले ही से बता चुका हूँ, जो हाइट होती है किस चीज़ को जाहिर करती है, नंबर ऑफ आइसोटोप्स, एटॉमिक मास, ये तो बिल्कुल गलत है। नेचुरल अबंडेंस, एटॉमिक नंबर, ये भी बिल्कुल गलत है। नंबर ऑफ आइसोटोप्स, नेचुरल अबंडेंस, ये भी थोड़ा सा मिलता जुलता है लेकिन ये बिल्कुल सही है। नेचुरल अबंडेंस उनकी क्या है, सो ये क्या है, करेक्ट है, करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर। ये मिलता जुलता है लेकिन उतना सही नहीं है, तकरीबन 30% मिलता जुलता है, लेकिन ये बिल्कुल सही है। क्लियर। नेचुरल अबंडेंस शो करती है। सो मास स्पेक्ट्रोमीटर के जरिए से हम किसी स्टेबल टुकड़े को या नेचुरल अबंडेंट आइसोटोप को मतलब हम डिटरमाइन कर सकते हैं। ड्यूरिंग कंबस्टन एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉपर ऑक्साइड इज यूज्ड। अच्छा, यहाँ पर वो कहते हैं कि कंबस्टन एनालिसिस में कॉपर ऑक्साइड इस्तेमाल किया जाता है किस मकसद के लिए। तो अक्सर इस तरह होता है कि देखिए यहाँ पर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड रखी जाती हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, उनको जलाया जाता है, और यू नो कि जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को जलाते हैं तो CO2 रिलीज होगा। क्लियर। सो CO2, सो यहाँ पर हम क्या रखते हैं, वो CO2 इधर आता है। क्लियर। अगर हम यहाँ पर देखिए, ये भी याद रखें, अगर यहाँ पर हम असल में क्या रखते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रखते हैं, जिंदा चूना रखते हैं यहाँ पर। क्लियर। ये पानी है, यहाँ पर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड जला रहे होते हैं, तो यहाँ पर आता है ये। क्लियर। सो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर कैल्शियम कार्बोनेट की एक लेयर बन जाती है। लेकिन यहाँ पर लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कॉपर, कॉपर किस, कॉपर ऑक्साइड का।
सो कॉपर ऑक्साइड भी इंश्योर करती है, कॉपर ऑक्साइड कैल्शियम, जिस तरह कैल्शियम पर +2 है, कॉपर पर भी क्या है, कॉपर पर भी +2 होता है। क्लियर। जिस तरह हम कैल्शियम को इस तरह इस फॉर्म में नहीं डालते यहाँ पर, देखिए फिर से देखिए, हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं, उनको जलाते हैं, उससे कार्बन डाइऑक्साइड जाती है, इस दूसरे कंटेनर में आती हैं, इस दूसरे कंटेनर में जब वो आती हैं, देखें, यहाँ से जलाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर आती है। क्लियर। इस कंटेनर में, इस कंटेनर में हम पहले ही से कैल्शियम ऑक्साइड, क्लियर, कैल्शियम ऑक्साइड को जिंदा चूना कहते हैं, क्या कहते हैं, जिंदा जिंदा चूना। क्लियर। इसको सिंपली लाइम कहते हैं, लाइम। अच्छा, इसको जब अनबुझा चूना भी कहते हैं। इसमें जब हम इसे वाटर में डालते हैं तो इस तरह बन जाती हैं। अच्छा, इसके साथ साथ अगर हम कॉपर कॉपर ऑक्साइड, देखिए कॉपर ऑक्साइड, वो कॉपर ऑक्साइड की बात करते हैं, कॉपर ऑक्साइड। सो अगर हम यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड रखते हैं तो फिर क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड देखिए यहाँ पर है। सो वो भी कलर चेंज, मतलब उनकी भी कलर जिस तरह यहाँ पर ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वर्क करती है, इंश्योर करती हैं, ये बताती हैं कि वाकई यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। देखें, अगर यहाँ से कुछ गैस आ रही हो और यहाँ पे प्रेसिपिटेट बन रही हो कैल्शियम कार्बोनेट की, कैल्शियम कार्बोनेट की अगर हम यहाँ प्रेसिपिटेट बन रही हो, देखिए ऑलरेडी वाटर में कैल्शियम मौजूद होता है, जब उनके साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनती हैं। क्लियर। सो उनकी प्रेसिपिटेट आ जाती हैं। अगर कॉपर ऑक्साइड मौजूद हो तो कॉपर ऑक्साइड का वही तरीका होगा। देखिए, तो इसका मकसद यही है कि जब हम कॉपर ऑक्साइड को इस्तेमाल करते हैं तो इसके टू एब्जॉर्ब हीट, टू प्रोवाइड कांस्टेंट हीट सप्लाई, टू इंश्योर एक्टिविटी, टू इंश्योर कंप्लीट कंबस्टन। देखिए, ये मिलता जुलता है, टू इंश्योर कंप्लीट कंबस्टन। क्लियर। इसके मुतालिक ये तो इस इतनी जल्द मतलब एक्सप्लेन नहीं होता, मैं जानता हूँ, लेकिन इसकी भी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह, चूंकि इम्पोर्टेंट है, मैं 2-3 अल्फाज से इनको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। कि देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, सल्फर होते हैं, तो मुख्तलिफ एनालिसिस मेथड, एनालिसिस मीन्स कि आया इस कंपाउंड में फला फला एलिमेंट मौजूद है या फिर नहीं मौजूद। क्लियर। तो इसकी इंशाल्लाह मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा। इसके बाद वो कहते हैं, pick up the incorrect statement, pick up the incorrect statement, molecular formula shows actual number of atom in a molecule, ये तो इजी है। क्लियर। molecular formula shows the actual number of atoms in a molecule, ये सही है। empirical formula shows simplest ratio among the atom of molecule, ये सही है। formula unit shows the simplest ratio between ion of ionic compound, formula unit show the simplest ratio between ion of the, ये भी सही है। both empirical formula and formula unit can exist in free state, ये सही नहीं है। देखिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को empirical formula और molecular formula जान चुके होंगे, लेकिन मैं यहाँ पर एक्सप्लेन भी करता हूँ। देखें, नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं एक एम्पिरिकल फार्मूला लिखता हूँ और साथ साथ क्या लिखता हूँ, देखिए सिंपल मॉलिक्यूलर फार्मूला भी लिखता हूँ। देखें, यहाँ पर देखें, C6H6 ये उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, लेकिन देखें 6 CH उसका एम्पेरिकल फार्मूला है। C6H12O6 इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, लेकिन 6 दूने 12 6 CH2O ये इसका एम्पेरिकल फार्मूला है। C11H22O11। क्लियर। सो ये तो C12H22O11। क्लियर। सो ये तो मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होता, C12H22O11 ये मज़ीद सिंप्लीफाई, एक ऐसा नंबर हमारे साथ नहीं है जो इस सारे के सारे को क्या करे, डिवाइड करे। क्लियर। सो ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये एम्पेरिकल फार्मूला। क्लियर। मैं और भी लिख सकता हूँ। देखें, C2H8, सो 2 1 2 2 4 8, सो CH4 इसका एम्पेरिकल फार्मूला, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला था
अब उनको डिवाइड किया एक डिजिट से, इस तरह आया। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये एम्पिरिकल फार्मूला, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये एम्पिरिकल फार्मूला, यही इसका एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला यही है। क्लियर? एम्पिरिकल फार्मूला फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करती। क्लियर? अच्छा, यहाँ पर देखिए कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला एक ही होता है। CH4, H2O, HCl, इसके बाद का हम करते हैं HNO3। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला और केमिकल फार्मूला दोनों एक। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कार्बन 1 है, ये 4 है, ये 2 है, ये 1 है। सो हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला और केमिकल फार्मूला दोनों एक जैसा है। और जो एम्पिरिकल फार्मूला होता है उन हालत में कोई कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं कर सकता। क्लियर? अच्छा, सो हम देखते हैं कि क्या अच्छा, पिक अप इसके बाद मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें। मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला आर आइडेंटिकल फॉर, ये तो आप लोग जान चुके होंगे। क्लियर? अच्छा, मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला आर आइडेंटिकल फॉर, इसका एम्पिरिकल फार्मूला और दोनों एक जैसा है। मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला एक जैसा है, ये भी एक जैसा है। सो ऑल ऑफ दीज। इसके बाद वो कहते हैं कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन टेल्स नथिंग अबाउट। देखिए केमिकल इक्वेशन हमें किस चीज़ के बारे में नहीं बताती। नंबर 1, स्टाइक्योमेट्री अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, बिल्कुल इसके मुताबिक तो बताती हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि स्टाइक्योमेट्री इज द क्वांटिटेटिव स्टडी। इसके बाद फिजिकल स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, सम टाइम थोड़ा कुछ ज़रूरी नहीं है, लेकिन सम टाइम हम कहते हैं लिखा हुआ होता है। क्लियर? सो मामूली सा उनकी कुछ मुशाबहत हैं इसके साथ। रेट ऑफ मैकेनिज्म, ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि स्टाइक्योमेट्री जो केमिकल रिएक्शन होता है उसमें रेट ऑफ रिएक्शन की कुछ बात ही नहीं होती। हमारा मकसद सिंपल रिलेशन मतलब क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के साथ होती हैं, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के साथ होती हैं। देखें, स्टाइक्योमेट्री में हमारा मकसद सिंपल रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी से होता है, ना कि दियर रेट, दियर मैकेनिज्म। क्लियर? सो ये भी आ सकता है फिजिकल स्टेट ऑफ, समटाइम हम गैस और लिक्विड इसके साथ सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? अच्छा, ड्यूरिंग कंबस्शन एनालिसिस of an organic compound CO2 it is absorbed by। क्लियर? सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैग्नीशियम जो पर क्लोरेट है उसे हम इस्तेमाल करते हैं H2O। ये देखिए साल्ट है, H2O के एब्जॉर्प्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं। और ऐसा साल्ट जो जो H2O को एब्जॉर्ब करता है हाइग्रोस्कोपिक कहलाता है। HYGROSCOPIC, हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रो ऐसा साल्ट जो वाटर के मॉलिक्यूल के को ऑब्जर्व करे हाइग्रोस्कोपिक कहलाता है। जब हम एनालिसिस करते हैं कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड को की और उनको जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड असल में मैग्नीशियम परक्लोरेट एब्जॉर्ब करता है। ये इसलिए इसे हम हाइग्रोस्कोपिक कहते हैं। यहाँ पर एक CnNaOH सोडियम यानी कास्टिक सोडा, इसे हम कहते हैं कास्टिक सोडा कहते हैं इसे। ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है? ये असल में कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कैल्शियम को ये क्लोराइड समटाइम H2O के एब्जॉर्प्शन के लिए इस्तेमाल होती है। अच्छा, अगेन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, देखिए यहाँ पर इस H2SO4 है, इसे क्या कहते हैं? किंग ऑफ एसिड्स में भी कहते हैं, इस किंग ऑफ एसिड्स। क्लियर? H2SO4 का और नाम क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, और साथ साथ किंग ऑफ एसिड्स भी कहते हैं, या मेरे ख्याल में किंग ऑफ क्या है कंपाउंड्स है, लेकिन करेक्ट जो 80% जो श्योर हो किंग ऑफ एसिड्स हैं। क्लियर? अच्छा, मजीद देखें, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन एलिमिनेटिंग रिएक्टेंट, जब हम कोई केमिकल रिएक्शन करवा रहे होते हैं तो वो कहते हैं कि जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है, लिमिटिंग रिएजेंट के मुतालिक वीडियो मौजूद हैं, देख सकते हैं इंशाल्लाह। इंतहाई इसी तरीके से मैं समझा चुका हूँ। तो लिमिटिंग रिएजेंट की क्या प्रॉपर्टी हो सकती है? इज यूज्ड अप अर्लियर एंड कंप्लीटली, बिल्कुल ये सही है। लिमिटिंग रिएजेंट रिएक्शन में सबसे पहले खत्म होता है। कंट्रोल द यील्ड ऑफ रिएक्शन, बिल्कुल
यहाँ पर वो कह रहे हैं कि वो यील्ड ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं, इसलिए कंट्रोल करते हैं क्योंकि जब वो ख़त्म हो जाता है तो रिएक्शन स्टॉप होता है, जब वो मौजूद होता है तो प्रोडक्ट बनते हैं, इसलिए कंट्रोल करते हैं। इसके बाद गिव्स द लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, ये भी सही है। ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन द लिमिटिंग रिएक्टेंट्स, क्लियर, ये भी सही है। थोड़ा सा मैं तो इस तरह नहीं कह सकता हूँ क्योंकि एक और कंसेप्ट इससे आ सकती है कि लेकिन दो तो सही हैं, तो इसका मतलब यही हुआ कि ऑल ऑफ दिस, जब इस तरह के क्वेश्चन हो कि जहाँ पर दो सही हो तो ऑल ऑफ दिस करेक्ट होता है, क्लियर। अच्छा, ये भी सही है, क्लियर। When equal mole of the reactants react together as follow, the limiting reactants will be, जब देखिए when equal mole of reactants, देखिए इंतहाई ही कंसेप्ट है यहाँ पर। when equal moles of reactants react together as follow, the limiting reagent will be, जब इक्वल मोल का क्या मतलब है, ये वन मोल हो ये वन मोल हो, तो इसमें लिमिटिंग रीजन कौन सा होगा। अगेन अगर हम नहीं समझ चुके हैं तो फिर से रिवाइज करते हैं। व्हेन इक्वल मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स रिएक्ट टुगेदर एस फॉलो द लिमिटिंग रिएजेंट विल बी, देखिए इससे दो अगर हम इसकी मतलब बेसिक तरफ नहीं जानते, हम मैं फिर से रिवाइज करता हूँ। व्हेन इक्वल मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स रिएक्ट टुगेदर एज फॉलो द लिमिटिंग रिएजेंट विल बी, अगर इसका मतलब यही है कि देखिए जो नीचे दिया गया इक्वेशन है, क्लियर, इसके मुताबिक अगर ये रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्शन करे तो इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा, क्लियर। अगर ये इक्वेशन बैलेंस है तब अगर ये इक्वेशन बैलेंस्ड है तो इसमें तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में कोई लिमिटिंग या फिर कोई रिएजेंट एक्सेस में नहीं होता, क्लियर। दो तरीकों से मैं आपको बताता हूँ। देखें, अगर ये इक्वेशन बैलेंस्ड है, क्या है, बैलेंस्ड है, तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में ना तो रिएक्टेंट्स होते हैं ना लिमिटिंग होते हैं, क्योंकि लिमिटिंग और एक्सेस के जो रिएजेंट्स होते हैं वो तो डेटा से कैलकुलेट किए जाते हैं। देखें देखिए इस इक्वेशन को देखें, यहाँ पर वो कह रहे हैं कि इसमें लिमिटिंग कौन सा है और एक्सेस में कौन सा है। अगर ये इक्वेशन बैलेंस है तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में ना तो लिमिटिंग होता है ना फिर एक्सेस होता है। लिमिटिंग और एक्सेस हमेशा के लिए डेटा से कैलकुलेट किए जाते हैं, और डेटा से कैलकुलेट करने के लिए हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर ये इक्वेशन बैलेंस इस तरीके से हो और हम इक्वल अमाउंट ऑफ पोटाशियम क्रोमेट और दूसरा क्या ले लें, HCl ले लें, देखिए अगर इस तरीके से वो बैलेंस होता है और हम इक्वल मोल ले लें, देखिए सपोज हम एक मोल ये ले लें और एक मोल ये ले लें, तो इसका मतलब ये होगा कि इस एक मोल के लिए 14 HCl चाहिए, और हम एक मोल के लिए अगर हम एक मोल HCl ले लें तो इससे लिमिटिंग होगा। देखिए अगेन MCQ नंबर 24, यहाँ पर वो कहते हैं कि लिमिटिंग रिएक्टेंट ऑफ इन द गिवन बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज, देखिए हम पहले ही से बता चुके हैं कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन में ना तो कोई लिमिटिंग होता है और ना कोई एक्सेस में होता है। लिमिटिंग और एक्सेस हमेशा के लिए डेटा से कैलकुलेट किए जाते हैं। अगेन द yield the yield of reaction independent of the reaction condition, the yield of the reaction is independent of the reaction condition। तो आप लोग मतलब जानते हैं कि परसेंटेज यील्ड और एक्चुअल यील्ड, अब देखें एक अलग बात है, अलग और ये अलग। थ्योरेटिकल यील्ड हमेशा के लिए हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन से मतलब कैलकुलेट करते हैं, और बैलेंस केमिकल इक्वेशन में तो रिएक्शन कंडीशन जरूरी नहीं है, ना तो मैकेनिज्म ना फिर रेट, क्लियर। Theoretical yield is independent of reaction condition, and the percentage yield of theoretical yield is 100%, ये भी याद रखें। Actual yield depends upon the reaction condition, अगर कंडीशन अच्छी हो तो प्रोडक्ट ज़्यादा बनेंगे, अगर कंडीशन मतलब अच्छी ना हो तो प्रोडक्ट कम बनेंगे या फिर रिएक्शन होगा नहीं। अच्छा,
इसकी परसेंटेज यील्ड या फिर इसकी परसेंटेज यील्ड हमेशा के लिए कम होती है थ्योरेटिकल यील्ड से। इसके बाद परसेंटेज यील्ड इसकी भी होती है और इसकी भी होती है। क्लियर? सो द यील्ड ऑफ द रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट, तो थ्योरेटिकल यील्ड होता है जो जिससे हम फार्मूला से बस बैलेंस केमिकल इक्वेशन को लेकर फाइंड करते हैं। इसके बाद वो होता है, इसके मुतालिक लेक्चर मौजूद है हमारी इंतहाई डिटेल के साथ। मास 26 मास ऑफ सैंपल ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड कंटेनिंग इतने क्लोराइड आयंस। अच्छा, वो कहते हैं मास ऑफ अ सैंपल ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। अब चूंकि मेरे पास वो नहीं है ब्रेक टेबल के, मैं देखिए मैं पहले ही से बता चुका हूँ कि ये स्टूडेंट की डिफिशियंसी होती है जिस तरह मेरी है कि मुझे मतलब अक्सर एलिमेंट्स की क्या याद नहीं है। क्लोरीन को तो 35.5 है मतलब एटॉमिक मास, लेकिन मैग्नीशियम आप लोगों को चाहिए कि आप बेस से क्या सीख लें, मास नंबर ही सीखते जाएं, इंतहाई ही सपोर्ट करेंगे आप लोगों को। 27 की तरफ बढ़ते हैं। मोल्स ऑफ फ्लोराइड आयंस इन अ सैंपल ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड दैट कंटेन। क्लियर? अब मोल्स ऑफ फ्लोराइड आयंस, सो इसकी डिटेल आप वही हमारे लेक्चर बेसिक लेक्चर से देख सकते हैं। इस तरह आप सर्च कर लें कि स्टाइक्योमेट्री लर्न इन ग्रुप RF। क्लियर? तो आप देख सकते हैं वहाँ से। द सिंपलेस्ट रेशियो बिटवीन एटम्स ऑफ लेड एंड ऑक्सीजन। सो यहाँ पर अगर इस तरह हो गए सिंपलेस्ट रेशियो बिटवीन लेड एंड ऑक्सीजन, तो यहाँ इसकी इस तरह की मुख्तलिफ किस्म के न्यूमेरिकल्स आप हमारी चैनल से कंफर्म कर सकते हैं। सो उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी समझ आ चुकी होगी, क्योंकि मैं इसकी कैलकुलेशन अभी इसलिए नहीं करता क्योंकि जो लेक्चर लेंथ होती जा रही है। सो अगर आप लोगों को यकीन हो रहा है कि हम यहाँ इस चैनल से कुछ सीख रहे हैं, तो आप लोगों को चाहिए कि आप सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर लें। और साथ साथ अगर आपको कुछ मतलब क्या है किसी भी टॉपिक में मुश्किलात हैं, तो आप कमेंट में आकर मैं उसके मुतालिक वीडियो बना सकता हूँ आप लोगों के लिए। सो नेक्स्ट मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। वस्सलाम।